Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the Indian Contract Act, and in this series I have discussed many important concepts relating to the part 1, and I have also discussed in the previous video about the part 2. That was the first concept relating to the part 2, indemnity and guarantee. Today in this video I am going to discuss about the contract of bailment as well as pledge. So our first question is define the bailment and give its essentials and what are its different kinds. निक्षेप की परिभाषा दीजिए एवं इसके आवश्यक लक्षण बताइए एवं निक्षेप के प्रकारों के बारे में भी बताइए. इफ यू टॉक अबाउट द टर्म बेलमेंट, निक्षेप से आशय स्वेच्छा से किसी वस्तु को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण किए जाने से है. सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निक्षेप से आशय किसी एक व्यक्ति को एक अनुबंध के अधीन किसी विशिष्ट उद्देश्य से माल स्पुर्द करने से है, जिसमें उद्देश्य पूरा हो जाने पर माल स्पुर्दगी देने वाले व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा अथवा उसके आदेशानुसार माल की व्यवस्था कर दी जाएगी. वह व्यक्ति जो माल की स्पुर्दगी देता है बेलर कहलाता है या निक्षेपी कहलाता है. वह व्यक्ति जिसको माल स्पुर्द किया जाता है निक्षेप ग्रहीता एवं बेली कहलाता है. उदाहरण के लिए ए अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर बी से टैक्सी किराए पर लेता है. यहाँ पर किराए पर कार लेना निक्षेप अनुबंध है एवं बी निक्षेपी है तथा ए निक्षेप ग्रहीता है. इफ वी टॉक अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बेलमेंट, देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स. फर्स्ट एसेंशियल इज देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का होना. निक्षेप अनुबंध पर आधारित होता है. कभी कभी निक्षेप की स्थापना परिस्थितिवश भी उत्पन्न हो जाती है. उदाहरण के लिए खोए हुए माल को पाने वाला व्यक्ति निक्षेप ग्रहीता और बेली कहलाता है. सेकंड वन इज केवल चल संपत्तियों का निक्षेप, मीन्स जो ओनली अप्लीकेबल टू द मूवेबल गुड्स. निक्षेप केवल चल संपत्तियों का ही हो सकता है. अचल संपत्तियों का हस्तांतरण निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत नहीं आता. एंड द थर्ड एसेंशियल इज माल के अधिकार का हस्तांतरण. निक्षेप के अंतर्गत माल के अधिकार का हस्तांतरण अनिवार्य है, अर्थात वस्तु का निक्षेप ग्रहीता के अधिकार में पहुंचना आवश्यक है. यदि वस्तु स्वामी के अधिकार में ही रहती है तो वह निक्षेप नहीं हो सकता. माल की स्पुर्दगी किसी अन्य व्यक्ति को होनी चाहिए. वस्तु की स्पुर्दगी वास्तविक या निर्मित हो सकती है. वास्तविक स्पुर्दगी के आशय वस्तु का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भौतिक हस्तांतरण से है, जबकि निर्मित स्पुर्दगी से आशय किसी ऐसे कार्य करने से है जिससे वस्तु का धारी उसका निक्षेप ग्रहीता हो जाए. मीन्स माल की स्पुर्दगी अनिवार्य है. द नेक्स्ट एसेंशियल इज स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होना. निक्षेप के अनुबंध में वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता. निक्षेपी माल का स्वामी बना रहता है. एंड द नेक्स्ट एसेंशियल इज दैट इज फॉर स्पेशल पर्पज. निक्षेप में माल की स्पुर्दगी किसी विशेष पर्पज के लिए की जाती है और निक्षेप ग्रहीता का ये कर्तव्य होता है कि उद्देश्य पूरा होने पर वह निक्षेपी को माल लौटा दे और उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दे. एंड द नेक्स्ट एसेंशियल दैट इज माल की वापसी. निक्षेप अनुबंध में यह शर्त गर्भित होती है कि विशिष्ट उद्देश्य के पूरा हो जाने पर निक्षेपी को माल मिल जाएगा या उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी. एंड द नेक्स्ट एसेंशियल इज माल की वापसी मूल रूप से आवश्यक नहीं. माल की वापसी का मूल रूप से होना आवश्यक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, गेहूं चक्की पर पीसने के लिए स्पुर्द किए गए तो गेहूं आटे के रूप में वापस प्राप्त होंगे. एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट दैट इज साइकिल, घड़ी या किसी अन्य वस्तुओं को यदि हम मरम्मत के लिए देते हैं तो साइकिल को रखवाली के लिए स्टैंड पर छोड़ देना, ड्राई क्लीनर को कपड़े धोने के लिए दे देना, ये सब बेलमेंट के ही एग्जाम्पल हैं. If we talk about the kinds of bailment, certain kinds of bailment that is के लिए निक्षेप, bailment for safety. जब निक्षेपी वस्तु को निक्षेप ग्रहीता के पास केवल सुरक्षा के लिए रखता है तो इसे सुरक्षा के लिए निक्षेप कहा जाता है. That is known as bailment for safety. For example, आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना, that is the example of bailment for safety. And the second is bailment for use. जब निक्षेपी अपनी वस्तु को निक्षेप ग्रहीता को उसके प्रयोग के लिए सुपुर्द करता है तो इसे प्रयोग के लिए निक्षेप कहा जाएगा. उदाहरण के लिए एक्स द्वारा अपने मित्र वाई को अपना स्कूटर प्रयोग के लिए दिया जाना. यहाँ पर बेलमेंट फॉर यूज
किया जा रहा है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ बेलमेंट दैट इज बेलमेंट फॉर रिवार्ड, शुल्क या शुल्क सहित निक्षेप देना। जब निक्षेप के लिए कोई पारिश्रमिक लिया जाता है तो इसे प्रतिफल या शुल्क सहित निक्षेप कहा जाता है। शुल्क सहित निक्षेप दो प्रकार के हो सकते हैं, दैट इज फर्स्ट भाड़े के लिए निक्षेप, सेकंड वन इज धुलाई के लिए निक्षेप। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ बेलमेंट दैट इज निःशुल्क या शुल्क सहित निक्षेप, ग्रेचुअस बेलमेंट। जब निक्षेप के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया जाता तो इसे निःशुल्क निक्षेप कहा जाता है, निःशुल्क बेलमेंट कहा जाता है। निःशुल्क निक्षेप चार प्रकार के हो सकते हैं। नंबर वन, केवल निक्षेपी के लाभ के लिए निक्षेप, सेकंड निक्षेपी के प्रयोग के लिए निक्षेप, थर्ड निःशुल्क ढुलाई के लिए निक्षेप, एंड द लास्ट केवल निक्षेप ग्रहीता के लिए निक्षेप। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ बेलमेंट दैट इज बेलमेंट फॉर रिपेयर। जब कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को मरम्मत के लिए दी जाती है तो इसे बेलमेंट फॉर रिपेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि ए अपनी साइकिल बी को मरम्मत के लिए देता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट फॉर रिपेयर। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ बेलमेंट इज बेलमेंट फॉर कैरेज। यदि कोई वस्तु वाहक को निश्चित स्थान पर पहुंचने के उद्देश्य से दी जाती है तो परिवहन संबंधी निक्षेप कहलाता है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ बेलमेंट दैट इज बेलमेंट फॉर हायर, किराए के लिए निक्षेप। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु किराए पर प्रयोग के लिए देता है तो दैट इज नोन एज बेलमेंट फॉर हायर। नेक्स्ट टाइप ऑफ बेलमेंट दैट इज प्लेज और पान, बंधक या गिरवी। किसी ऋणदाता के पास ऋण के समय प्रतिभूति के रूप में यदि हम वस्तु गिरवी रखते हैं तो ऋण चुकाने के बाद गिरवी रखी हुई वस्तु वापस कर दी जाती है। तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ बेलमेंट। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द डिफाइन द ड्यूटीज and rights of the bailor as well as bailee. If we talk about the duties of bailor, first duty is निक्षेप की गई वस्तु के दोषों का बताना। फर्स्ट इज निक्षेप की गई वस्तु के उन सभी दोषों को प्रकट करने के लिए बाध्य है जिसका उसे ज्ञान है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वह ऐसे दोषों से निक्षेप ग्रहीता को प्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होगा, एज पर सेक्शन 150 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम श्याम को एक घोड़ा किराए पर देता है और राम जानता है कि घोड़ा दुष्ट का है, किंतु वो ये बात स्वयं को नहीं बताता और घोड़ा सहसा भाग जाता है। तो श्याम गिरकर यदि घायल हो जाता है तो राम श्याम के प्रति उत्तरदायी होगा। सेकंड ड्यूटी इज माल की सुपुर्दगी देना। निक्षेपी का यह कर्तव्य है कि वो निक्षेप अनुबंध के अनुसार समस्त माल की सुपुर्दगी निक्षेप ग्रहीता को दे। यह सुपुर्दगी भौतिक, रचनात्मक अथवा वास्तविक हो सकती है, एज पर सेक्शन 149। एंड द थर्ड ड्यूटी इज आवश्यक व्यय का भुगतान करना। निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता को ऐसे सभी आवश्यक व्यय चुकाने के लिए बाध्य है जो निक्षेप ग्रहीता द्वारा निक्षेप के लिए किए गए हैं, एज पर सेक्शन 158। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई के माल को अपनी बस से निःशुल्क पहुंचाने का प्रस्ताव करता है। ऐसी दशा में वाई एक्स को पेट्रोल की कीमत, माल उतारने व चढ़ाने की कुलियों की मजदूरी आदि देने के लिए बाध्य है। व चढ़ाने की कुलियों की मजदूरी आदि देने के लिए बाध्य है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्यूटी दैट इज असाधारण व्यय का भुगतान करना। साधारण व्यय के अतिरिक्त अन्य यदि कोई निक्षेप ग्रहीता में ने निक्षेप के संबंध में कोई असाधारण व्यय किए हैं तो निक्षेपी ऐसे असाधारण व्ययों की राशि भी निक्षेप ग्रहीता को भुगतान करने के लिए बाध्य है। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज हानि को पूरा करना। सशुल्क निक्षेप में यदि उद्देश्य पूरा होने पर या निर्दिष्ट समय से पहले ही निक्षेपी वस्तु को वापस यदि मांग ले और इस कारण निक्षेप ग्रहीता को यदि हानि हो तो निक्षेपी ऐसी हानि को चुकाने के लिए बाध्य है। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज निक्षेप ग्रहीता की क्षतिपूर्ति करना। निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता की ऐसी क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा जो निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी का माल पर दूषित स्वत्व होने के कारण उत्पन्न हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई को एक मोटर नीलाम करने के लिए देता है जिसका वास्तविक स्वामी जेड है और यह जानते हुए भी वाई मोटर नीलाम कर देता है। जेड वाई पर वाद प्रस्तुत करता है। यहाँ पर एक्स वाई की उन समस्त क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा जो उसे उठानी पड़ी है। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज निक्षेप ग्रहीता को पारिश्रमिक देना। यदि माल किसी विशेष कार्य के लिए निक्षेप किया जाता है तो निक्षेपी का यह कर्तव्य है कि वह निक्षेप ग्रहीता के पारिश्रमिक का भुगतान करें। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द बेलर।
If we talk about the rights of the bailor, फर्स्ट राइट इज निक्षेप ग्रहीता की उपेक्षा से हुई हानि की पूर्ति कराने का अधिकार। यदि निक्षेप ग्रहीता माल की उचित देखभाल नहीं करता तो निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता से ऐसी क्षति पूर्ति कराने का अधिकारी होगा जो उसे माल की उचित देखभाल ना करने के कारण उत्पन्न हुई है। दिस इज 153 निक्षेप को समाप्त करने का अधिकार। दैट इज यदि निक्षेप ग्रहीता ऐसा कोई कार्य करता है जो निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध है तो निक्षेपी या निक्षेप किए गए माल को वापस ले सकता है अथवा वो अपनी इच्छा पर अनुबंध रद्द कर सकता है। एंड द नेक्स्ट राइट इज निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल का अनधिकृत उपयोग करने पर क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। जो निक्षेप ग्रहीता माल का उपयोग निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध करता है तो निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता से उस उपयोग से होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एंड द नेक्स्ट राइट इज एज पर सेक्शन 155 निक्षेपित माल को निक्षेप ग्रहीता द्वारा अपने निजी माल में मिलाने पर निक्षेपी का अधिकार। जब निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी की सहमति से उसके माल को अपने माल में मिला देता है तो ऐसी मिलावट में निक्षेपी का अधिकार उसके अंश के अनुसार होगा। एंड द नेक्स्ट राइट इज दैट इज जब निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी की सहमति के बिना निक्षेपित माल को अपने निजी माल में मिला देता है और माल अलग किया जा सकता है तो दोनों अपने अपने हिस्से के माल के अधिकारी होंगे, परंतु माल को अलग करने के व्यय और उससे हुई हुई हानि को निक्षेप ग्रहीता को ही वहन करना होगा। जब निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी की सहमति के बिना निक्षेपित वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिला देता है और इस माल में से निक्षेपित माल को अलग करना संभव नहीं है तो निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता से संपूर्ण माल की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एंड द नेक्स्ट राइट इज निःशुल्क निक्षेप को समाप्त करने का अधिकार। निःशुल्क निक्षेप को में निक्षेपी निक्षेप की अवधि के पहले या उद्देश्य के पूरा होने से पहले ही निक्षेप की गई वस्तु को वापस लेने का अधिकारी है। दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 159 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड द नेक्स्ट राइट इज माल को वापस लेने का अधिकार। निक्षेप की अवधि बीत जाने पर अथवा निक्षेप का उद्देश्य पूरा हो जाने पर निक्षेपी निक्षेपित वस्तु को वापस लेने का अधिकारी होगा। दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 160 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड द नेक्स्ट राइट इज माल में हुई वृद्धि अथवा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में निक्षेपी निक्षेपित वस्तु की वृद्धि अथवा लाभ को प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा। दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 163 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के पास अपनी गाय देखभाल के लिए छोड़ दी और कुछ समय बाद गाय ने एक बछड़ा दे दिया। ए को अधिकार है कि बी से गाय एवं बछड़ा दोनों ही वापस ले ले। तो these are the certain rights of the bailor. If we talk about the duties of bailee, there are certain duties of the bailee also. And the first duty of the bailee is निक्षेपित माल की देखभाल करना। निक्षेप ग्रहीता निक्षेपित माल की उतनी ही देखभाल करने के लिए बाध्य है जितनी कि साधारण बुद्धि का व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में अपने निजी माल के संबंध में करता है। एंड द सेकेंड ड्यूटी इज निक्षेप की शर्तों के विरोध कार्य न करना। मीन्स निक्षेप ग्रहीता का ये कर्तव्य है कि वो निक्षेप की शर्तों का पूरी तरह से पालन करे, अन्यथा निक्षेपी अनुबंध समाप्त कर सकता है और निक्षेपित माल को वापस ले सकता है। तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द बेली। टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द बेली। फर्स्ट राइट ऑफ द बेली इज निक्षेपित माल के अप्रकट दोषों से हुई हानि की पूर्ति कराने का अधिकार। निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी से ऐसी सभी क्षतिपूर्तियों को प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसे निक्षेपी द्वारा निक्षेपित माल के दोषों के कारण हुई है। सेकेंड वन इज आवश्यक व्यय प्राप्त करने का अधिकार। जब निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी के लिए कोई वस्तु रखने या ले जाने या कोई अन्य कार्य करने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता तो वह ऐसे आवश्यक व्यय प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसके द्वारा निक्षेपी के लिए किए गए हैं। एंड द थर्ड राइट ऑफ द बेली इज असाधारण व्यय प्राप्त करने का अधिकार। जब निक्षेप ग्रहीता ने निक्षेपित माल के संबंध में कोई असाधारण व्यय किया है तो ऐसे समस्त व्यय प्राप्त करने का वो अधिकारी होगा। एंड द फोर्थ राइट ऑफ द बेली इज निक्षेप के पूर्व खंडन पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यदि निक्षेप में निर्दिष्ट समय अथवा उद्देश्य के लिए पूरा हो जाने
से पूर्व ही निक्षेपी अपने माल को वापस ले लेता है तो निक्षेप ग्रहीता उससे हानि एवं लाभ के अंतर को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एंड द नेक्स्ट राइट इज निक्षेपी का माल पर दूषित स्वत्व होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। निक्षेप ग्रहीता ऐसी क्षति को प्राप्त करने का अधिकारी है जो निक्षेपित वस्तु के संबंध में निक्षेपी के स्वत्व के दूषित हो जाने के कारण हुई है। एंड द नेक्स्ट राइट इज सहस्वामियों में से किसी एक सहस्वामी को माल वापस करने का अधिकार। यदि अनेक सहस्वामियों द्वारा किसी वस्तु का निक्षेप किया गया है तो विपरीत अनुबंध के अभाव में निक्षेप ग्रहीता बिना सभी सहस्वामियों की सहमति के किसी एक सहस्वामी को माल वापस करने का अधिकारी है। एंड द नेक्स्ट राइट इज निक्षेपित माल में निक्षेपी का अधिकार न होने पर सद्भावना से माल लौटा देने का अधिकार। यदि निक्षेपित माल में निक्षेपी का अधिकार नहीं है तो निक्षेप ग्रहीता निक्षेपी के आदेशानुसार माल को गुड फेथ में लौटा देता है तो निक्षेप ग्रहीता ऐसी सुपुर्दगी के लिए माल के वास्तविक मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट राइट इज किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा निक्षेपित माल का दावा किए जाने पर निक्षेपी को माल की सुपुर्दगी न देने का अधिकार। यदि निक्षेपी के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति निक्षेपित माल का दावा करता है तो न्यायालय में प्रार्थना कर सकता है कि निक्षेपित माल की सुपुर्दगी रोक दी जाए और माल के स्वामित्व का निर्णय कर दिया जाए। एंड द नेक्स्ट राइट इज दैट इज विशिष्ट ग्रहणाधिकार। यदि निक्षेप ग्रहीता ने निक्षेपित माल के लिए कोई सेवा की है तो विपरीत अनुबंध के अभाव में उसे इस सेवा का परिश्रमी प्राप्त करने तक वस्तु को रोकने का भी अधिकार है, राइट ऑफ लियन भी है। दैट इज नेक्स्ट एंड द लास्ट राइट इज तीसरे पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। यदि कोई तीसरा व्यक्ति दोषपूर्ण तरीके से निक्षेप ग्रहीता को माल के प्रयोग अथवा अधिकार से वंचित करता है अथवा कोई हानि पहुंचाता है तो उसे ऐसे सभी उपचार प्रयोग में लाने का अधिकार है जो माल के मालिक को समान परिस्थितियों में उपलब्ध होते हैं। तो दीज आर द सर्टेन राइट्स ऑफ द बेली। And the next is that is rights and liability of the finders of the goods. If we talk about the meaning of the finder of goods, as per section 71 of the Indian Contract Act, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के खोए हुए माल को पाता है, माल को पाने वाला व्यक्ति कहलाता है। ऐसी दशा में खोए हुए माल के वाले व्यक्ति अथवा उस वस्तु के वास्तविक स्वामी के बीच निक्षेप के संबंध स्थापित हो जाते हैं। अतः खोए माल को पाने वाले व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य निक्षेप ग्रहीता की तरह ही उत्पन्न होते हैं। If we talk about the rights of the finder of goods, first right is right to lien on goods. माल को पाने वाले व्यक्ति के वास्तविक स्वामी से उस समस्त व्यय को प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उसने माल की सुरक्षा अथवा स्वामी का पता लगाने में खर्च किया है। एज पर सेक्शन 168 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यदि माल के स्वामी ने इन व्ययों का भुगतान नहीं किया है तो वह तब तक माल को वापस को रोक सकता है जब तक कि उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त न हो जाए, परंतु इसके लिए वो न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। नेक्स्ट राइट ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड इज राइट टू स्यू फॉर द रिवार्ड ऑफर्ड। घोषित पुरस्कार के लिए वो वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। एज पर सेक्शन 168 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यदि माल के स्वामी ने किसी पुरस्कार की घोषणा की है तो माल पाने वाले व्यक्ति ऐसे पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है और माल को अपने अधिकार में उस समय तक रोक सकता है जब तक कि उसे पुरस्कार न मिल जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि खोए हुए माल के पाने वाले व्यक्ति को माल के स्वामी द्वारा घोषित प्रस्ताव की जानकारी पहले से ही हो। राइट इज दैट इज राइट टू सेल द गुड्स। साधारणतः खोए हुए माल को पाने वाला माल को नहीं बेच सकता, परंतु सेक्शन 169 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में खोए हुए माल को पाने वाला व्यक्ति ऐसे माल को बेच सकता है जबकि उसे भय है कि वस्तु नष्ट हो जाएगी अथवा उसका अधिकांश भाग नष्ट हो जाएगा, आर ऑफ पेरिसेबल नेचर, एंड ही हैज फियर दैट गुड्स विल बी पेरिश्ड। तो देन इन दैट कंडीशन ही कैन सेल द गुड्स। कंडीशन इज पाई हुई वस्तु के संबंध में वैधानिक व्यय उसके मूल्य के
2/3 अथवा उससे अधिक तक पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में भी वो माल को बेच सकता है। जब माल का स्वामी पाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय का भुगतान करने से मना कर दे तो ऐसी स्थिति में भी उस माल की बिक्री की जा सकती है। If we talk about the duties of the finder of goods as per section 71 of the Indian Contract Act, खोए हुए माल को पाने वाले व्यक्ति निक्षेप ग्रहीता के समान होता है और इसके लिए उसके वे सब कर्तव्य होते हैं जो एक निक्षेप ग्रहीता के होते हैं। संक्षेप में खोए हुए माल को पाने वाले व्यक्ति के निम्न कर्तव्य होंगे। नंबर 1, पाए हुए माल की उचित देखभाल करना, पाए हुए माल का अनुचित उपयोग न करना, पाए हुए माल को अपने निजी माल के साथ न मिलाना एवं पाए हुए माल को माल के स्वामी को वापस करना एंड द लास्टली स्वामी को ढूंढने में उचित परिश्रम करना। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। तो these are the certain rights as well as duty of the finder of goods. This was all about the bailment. Now the next concept is that is about the pledge. Define the pledge and explain the essential elements of the pledge and in what cases a person other than the owner can pledge the goods. गिरवी की परिभाषा दीजिए एवं गिरवी के आवश्यक लक्षण बताइए एवं स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा माल का गिरवी किन दशाओं में वैधानिक माना जाएगा। And or it may be asked in the another form, that is define pledge and what are the rights and duties of the pawnee and the pawnee. If we talk about the definition of the pledge, that is described under section 172 of the Indian Contract Act. ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन को पूरा करने के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को गिरवी रखना कहलाता है। गिरवी के निक्षेप में निक्षेपी गिरवी दाता जिसमें पानर या फिर निक्षेप ग्रहीता गिरवी ग्रहीता कहलाएगा। उदाहरण के लिए ए बी से आभूषण जमानत के रूप में रखकर 1000 रुपये उधार लेता है। यहाँ ए गिरवी दाता या गिरवी रखने वाला एवं बी गिरवी ग्रहीता गिरवी रख लेने वाला कहलाता है। If we talk about the essential elements of the valid pledge, first essential is प्लेज ऑफ ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। गिरवी केवल चंद संपत्तियों का ही किया जा सकता है। गिरवी केवल चंद संपत्तियों के संबंध में ही संभव है। दूसरे शब्दों में केवल चल संपत्तियां जैसे कि बहुमूल्य वस्तुएं, दस्तावेज, कंपनियों के शेयर, सरकारी प्रतिभूतियां आदि ही गिरवी रखी जा सकती है। एंड द सेकेंड एसेंशियल फॉर द वैलिड प्लेज इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स, माल का हस्तांतरण। गिरवी के लिए आवश्यक है कि माल के अधिकार का हस्तांतरण गिरवी ग्रहीता के पक्ष में होना चाहिए। माल का हस्तांतरण वास्तविक अथवा रचनात्मक हो सकता है। एंड द थर्ड एसेंशियल इज जुडिशियल पोजेशन, वैधानिक अधिकार। वैध गिरवी होने के लिए गिरवी रखने वाले के पास माल का वैधानिक स्वामित्व होना चाहिए, अर्थात केवल माल का अधिकार होना ही पर्याप्त नहीं है, माल का स्वामी होना भी जरूरी है। If we talk about the pledge by a person other than the owner, there are the certain persons who can pledge like a real owner. First is व्यापारिक एजेंट द्वारा गिरवी। व्यापारिक एजेंट के द्वारा माल का गिरवी उसी प्रकार से लीगल होगा जैसे कि माल के वास्तविक स्वामी द्वारा, परंतु एक साधारण नौकर अपने माल के स्वामी का माल गिरवी नहीं रख सकता। सेकेंड वन इज व्यर्थनीय अनुबंध के अधीन अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी। यदि गिरवी दाता के माल पर अधिकार उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन के आधार पर प्राप्त किया गया है तथा ऐसी वस्तु को गिरवी रखने के समय तक माल के वास्तविक स्वामी ने गिरवी दाता पर कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है, तो इस प्रकार की गिरवी वैध मानी जाएगी, बशर्ते कि गिरवी ग्रहीता ने यह कार्य गुड फेथ में किया हो। एंड द नेक्स्ट इज माल में सीमित हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी। जब गिरवी दाता माल का वास्तविक स्वामी नहीं है परंतु उस माल में उसका भी हित निहित है, तो ऐसे व्यक्ति की गिरवी उस सीमा तक वैध होगी जिस सीमा तक गिरवी दाता का हित उसमें निहित है। एंड द नेक्स्ट इज सह स्वामी द्वारा गिरवी। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 28 के अनुसार यदि किसी वस्तु के 2 या 2 से अधिक स्वामी हैं और उनमें से कोई सह स्वामी ऐसे माल को गिरवी रख देता है तो ऐसा गिरवी वैध माना जाएगा, बशर्ते गिरवी ग्रहीता को इस तथ्य की जानकारी न हो।
एंड द नेक्स्ट इज बिक्री के बाद अधिकार रखने वाले क्रेता या विक्रेता द्वारा गिरवी। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि बिक्री के बाद माल पर अधिकार रखने वाले क्रेता या विक्रेता द्वारा माल की गिरवी रखी जाती है तो ऐसे माल की गिरवी वैध मानी जाएगी, चाहे ऐसे माल का मूल्य चुका दिया गया हो अथवा ना, बशर्ते गिरवी ग्रहीता को विक्रेता एवं विक्रेता के दोषपूर्ण अधिकार की जानकारी न हो। तो these are the certain persons who can pledge the goods of the person other than the owner. And the next one is that is rights of the pawners. गिरवी दाता के अधिकार। गिरवी रखने वाले व्यक्ति अथवा गिरवी दाता को निम्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। फर्स्ट राइट इज गिरवी रखी गई वस्तु के दुरुपयोग से होने वाली क्षति की पूर्ति कराने का अधिकार। सेकेंड इज माल को वापस प्राप्त करने का अधिकार। थर्ड इज माल को वृद्धि के साथ प्राप्त करने का अधिकार। एंड द लास्टली यदि गिरवी ग्रहीता बाध्य होकर गिरवी रखे गए माल की बिक्री करता है तो गिरवी दाता उस अतिरिक्त धनराशि को प्राप्त करने का अधिकारी है जो गिरवी ग्रहीता का पूर्ण भुगतान होने के बाद शेष रह जाती है। इफ वी टॉक अबाउट द राइट्स ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, फर्स्ट ड्यूटी इज ऋण का ब्याज सहित भुगतान करना अथवा अपने वचन का निष्पादन करना। सेकेंड इज गिरवी ग्रहीता द्वारा माल की सुरक्षा के लिए किए गए असाधारण व्यय को चुकाना। एंड द थर्ड वन इज यदि गिरवी ग्रहीता बाध्य होकर गिरवी रखे गए माल की बिक्री करता है तो ऐसे बेचे गए माल की बिक्री से प्राप्त धनराशि गिरवी ग्रहीता को बकाया राशि से कम हो तो गिरवी दाता गिरवी ग्रहीता की शेष राशि की पूर्ति करने के लिए बाध्य है। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। इफ वी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टनर, फर्स्ट राइट इज माल को रोकने का अधिकार। गिरवी ग्रहीता गिरवी रखी गई वस्तु को ऋण एवं ब्याज का भुगतान, वचन के निष्पादन अथवा माल की सुरक्षा के लिए किए गए सभी आवश्यक कार्यों का भुगतान करने के लिए उसे रोक सकता है। सेकेंड इज विशेष ऋण के लिए माल को रोकने का अधिकार। विपरीत अनुबंध के अभाव में गिरवीदाता में दिए गए ऋण के लिए भी गिरवी रखी गई वस्तु को रोक सकता है। सेकेंड इज असाधारण व्यय प्राप्त करने का अधिकार। गिरवी ग्रहीता गिरवी दाता से वे संपूर्ण असाधारण व्यय पाने का अधिकारी है जो उससे ने वस्तु की रक्षा के लिए किए हैं। फोर्थ, गिरवी दाता ड्यूटी करने का पर अधिकार। ऐसी स्थिति में गिरवी ग्रहीता को नियमन अधिकार प्राप्त होंगे। वह गिरवी रखने वाले व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत करके ऋण का भुगतान या वचन का पालन न्यायालय के द्वारा करवा सकता है तथा गिरवी में दी गई वस्तु को संपार्श्विक अमानत के रूप में रख सकता है। सेकंड, वो गिरवी रखने वाले व्यक्ति पर उसकी वस्तु को स्वयं बिक्री करके ऋण का भुगतान करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। थर्ड इज यदि गिरवी रखने वाले व्यक्ति को बिक्री की उचित सूचना देकर गिरवी रखे हुए माल को स्वयं बेच सकता है। फोर्थ, यदि बिक्री से प्राप्त धन ऋण अथवा वचन के पालन के लिए पर्याप्त न हो तो गिरवी रखने वाले शेष धन के लिए वो उत्तरदायी होता है। एंड द नेक्स्ट इज श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार, गुड टाइटल। यदि गिरवी दाता ने वस्तु का अधिकार धारा 19 एवं 19A के अंतर्गत प्राप्त किया है और ऐसा अनुबंध गिरवी करते समय तक निरस्त नहीं किया गया है तो गिरवी ग्रहीता को उस अवस्था में वैध अधिकार प्राप्त होता है जब उसने सद्भावना से वस्तु ली है तथा गिरवी दाता के अधिकार संबंधित दोष की सूचना उसे नहीं मिली है। तो दीज आर द सर्टेन राइट्स ऑफ द पार्टी। If we talk about the duties of the pawnee, first duty is गिरवी के माल की उचित देखभाल करना, गिरवी के माल का अनुचित उपयोग करना। थर्ड इज गिरवी के अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य न करना। फोर्थ, गिरवी के माल को अपने निजी माल में न मिलाना। फिफ्थ, ऋण के भुगतान प्राप्त कर लेने पर अथवा वचन का निष्पादन होने पर गिरवी का माल वापस करना। गिरवी माल की यदि उसमें कोई वृद्धि या लाभ प्राप्त हुआ है तो उसे वापस करना। एंड लास्टली असाधारण व्ययों का भुगतान प्राप्त करने के लिए माल को न रोकना। तो दीज आर द सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द पार्टी। इफ यू टॉक अबाउट द टर्म बेलमेंट, दैट इज डिफाइंड बाय प्रोफेसर पोलोक एंड राइट इन द फ्लोइंग वर्ड्स। एनी पर्सन इज टू बी कंसिडर्ड एज बेली हु इज अदर देन द सर्वेंट हु आइदर रिसीव द पोजेशन ऑफ द थिंग फ्रॉम अनदर और consents to receive or hold possession of a thing from another upon an undertaking with the other person, either to keep or return or deliver to him the specific thing, or to convey and apply the specific thing according to the direction, antecedent or future of the other person.
As per section 148 of the Indian Contract Act, the term bailment has been described. Here the term bailment means bailment is the delivering of the goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. And the person bailer and the bailee has also been defined under section 148. This means the person delivering the goods is known as bailer, as well as the person to whom the goods are delivered, that is called bailee. This means it is not always necessary that the possession of the goods be delivered to the bailee. If he is already in the possession of the goods of another, then also there is a contract of bailment. This means that becomes a bailee for the goods. That even when the goods have not been delivered by way of bailment, a person who is already in the possession of the goods may contract to hold them as a bailee. It appears when the definition of the person says that a person who is already in the possession of the goods may become a bailee only by entering the contract with the bailer to hold the goods as a bailee. But this is always not necessary. This means, for example, in the case of state of Gujarat versus Muhammad, some vehicles and the goods belonging to the respondent were seized by the custom officials. Later on, it was found that seizure of the goods was not valid. But in the meantime, vehicles were sold as unclaimed property, and the Supreme Court held that the government was in the possession of the bailee, and therefore it was liable for it. Thus, even though strictly speaking, government was not bailee, yet it was held liable to return the vehicles or the price thereof. Talk about the essentials of the elements of the valid bailment that is described under section 148. First essential is the delivery of the goods by the bailer. Second is delivery of the possession upon a contract. And the third one is bailee found to return the goods or to dispose of according to the direction of the bailer. So these are the certain essential elements for the contract of bailment. First essential, that is delivery of the goods by the bailer. As per section 148, one of the essential elements of the bailment is the delivery of the goods by one person to the another for some purpose. In this connection, there is a illustration, that is versus Nicholas. In this case, the plaintiff went to a restaurant to have a dinner. As a voluntary courtesy, a waiter took the overcoat of the plaintiff and hung it on the hook behind the chair where the plaintiff dined. After having dined, when the plaintiff wanted to leave, he found that his overcoat was missing. He sued the owner of the restaurant for the loss of coat. The restaurant owner was held liable because by taking the overcoat, although by voluntary courtesy, the waiter had assumed the responsibility of the bailee. Similarly, a warehouse keeper was entrusted with the certain goods. He had taken all reasonable precautions for the safety of the goods. Nevertheless, the goods were lost due to the negligence of the watchman. It pleads that there was no negligence on his part, and as such, he was not liable. A will be liable for the loss of goods, as discussed in the case of Ulsan versus Nicholas. So, in the case where there is no negligence on the part of a person under the contract of bailment, he will be liable either to return the goods or to pay the compensation for the loss of the goods. It may be noted that the delivery of the bailee may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee or of any person authorized to hold them on his behalf. The delivery of the goods may either be actual or it may be constructive. A constructive delivery may take place when a person who is already in the possession of certain goods agrees to hold them as a bailee. Second essential is delivery of the goods, delivery of the possession upon a contract. Yet another requirement for the valid bailment, that is as per section 148, is that the delivery of the goods must be upon a contract. Thus, according to section 148, that if the goods are delivered by one person to the another person without a contract, there is no bailment. But Allahabad High Court has given his decision in the case of Ram Gulam versus State of UP that in this case, some stolen ornaments belonging to the plaintiff were recovered by the police. But while the ornaments were in the custody of the police, they were again stolen. At the time, they could not be recovered. Then the plaintiff sued the government for the loss of ornaments, but his action was dismissed by the Allahabad High Court.
on the ground that the possession of the goods was not under a contract, since the ornaments were not delivered under a contract of God Act. The government never occupied the position of the bailee to return the goods or to dispose of according to the direction of the bailor. Third and the last, the bailee is bound to return the goods or otherwise dispose of them according to the direction of the person delivering them. There is no bailment if the bailee is not bound to return the goods delivered to him. Box containing the gold jewelry or the ornaments were entrusted to a bank, and the custody of the box always remained with the bank. The ornaments and the jewelry were found missing. When produced before the court, it was held that the bank failed to discharge its duties as a bailee, and the heirs of the bailor would be entitled to the price of the market value of the gold ornaments at the time of institution of the suit, as with a simple interest at the rate of 12% per annum. So these are the certain essential elements of the bailment. To talk about the duties of the bailee, first duty is the duty to reasonable care. Second is duty to return the goods bailed. Third is duty to make the proper care of use of the goods bailed. Fourth duty is duty to not to mix the goods bailed with his own goods. And the next duty is duty of the bailee not to question the title of the bailor. And the next duty is duty of the bailee to pay the increases or the profits of the bailor. Profits to the. If we talk about the distinction between the particular lien and the general lien, first distinction point is that is right of particular lien can be claimed by every bailee who has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any service involving the exercise of the labor or the skill in respect of the goods bailed, provided that there is no contract expressing a contrary intention. On the other hand, right of the general lien can be claimed only by banker, factor, wire finger, attorney of the high courts, or the policy bank broker. Second is, right of particular lien can be claimed only in respect of the goods upon which some labor or the skill has been exercised by the bailee. And the right of general lien, on the other hand, can be claimed in respect of any goods for any change due in respect of other goods. Thirdly, and lastly, we can say that the right of particular lien can be successfully claimed if by the exercise of labor or the skill there has been some improvement in the goods, but the same is not necessary in the case of general lien. And the second right is that is right to sue the wrongdoer. As per section 180, that confers the right of the on the bailee to sue the wrongdoer. But the next right, that is bailor's right, where the bailor not entitled to make the bailment. According to section 164, the bailor is responsible to the bailee for any loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive the bank the goods or to give the direction respecting them. If we talk about the pledge, section 172 of the Indian Contract Act defines the term pledge as the bailment of the goods as security for payment of the debt or the performance of the promise. It further provides that the bailor in case of pledge, that is known as pawner, and the bailee is called the pawnee. As per section 172 to 176 of the Indian Contract Act deals with the pledge. If we talk about the essential of the pledge, first essential is the delivery of the possession is essential in case of pledge. It may be actual delivery or constructive delivery of the property pledged. If we talk about the second essential, that is the pledge may be in regard of the movable property only. So these are the certain essentials of the pledge. This was all about the bailment as well as the pledge. And this is one of the most important question for the examination point of view. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.